बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। मरकज़ी घर में, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि मैं मरकज़ी घर में मौजूद हूँ और यहाँ पे हमें सैयद अनवर हुसैन शाह साहब जो कि इस जुलूस के बानी और मुतवली हैं, उनके बड़े पोते सैयद अली रज़ा एडवोकेट साहब मिले हैं और उनसे पूछते हैं कि वो अपने दादा के बारे में बताएं कि दादा ने अंग्रेज़ दौर के बीच में इस जुलूस को निकाला और कायम व दायम रखा और आज तक ये जुलूस उसी तरह कायम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है शाह साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अकादमी साहब, जैसा कि हमें ये मालूम हुआ कि ये जो जुलूस 28 सफ़र का और 11 मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस सैयद अनवर हुसैन शाह साहब के घर से शुरू से निकलना शुरू हुआ, तो ये मुझे बताइए कि इस जुलूस का लाइसेंस क्या अनवर शाह साहब ने उसी वक्त ले लिया था और इस जुलूस को निकालने में क्या दिक्कत पेश आई थी उस वक्त उनको? सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि ये जुलूस सबसे पहले इस आज़ादारी की बुनियाद 1898 में मेरे परदादा अनवर हुसैन शाह मरहूम के वालिद सैयद अमीर हैदर शाह अलमारूफ DSP अमीर हैदर शाह, उन्होंने ये इसकी बुनियाद रखी थी। जो मेरे परदादा अमीर हैदर शाह साहब थे, पटियाला में वो तैनात थे और पटियाला से उनका इत्तेफाक होता था अमरोहा और लखनऊ की जानिब जाने का, और अज़ा की मुख्तलिफ़ तशबीहात, अलम, ताज़िए और इस तरह की जो हमारी मुक़द्दसात थी, 1898 में इसका सबसे पहले आगाज़ किया और वहाँ से ख़ास अमरोही स्टाइल का एक अलम अमरोहा से बरामद होता है, जो कि कराची में भी बरामद होता है और बिलखुसूस उसकी एक ही किस्म है जो रावलपिंडी में हमारे घर से बरामद होती है और हमारे घर का वो मरकज़ी अलम है। इस तरह की चीज़ें जब यहाँ पे लाई गई और 1898 में पहली मजलिस हुई, उसके बाद से सदादारी का आगाज़ किया गया। मेरे दादा मरहूम अनवर हुसैन शाह साहब की पैदाइश 1904 में हुई और उसके बाद वो भी इस सिलसिला एज़ा से मुंसलिक रहे और तालीम के लिए उनको अलीगढ़ जाने का इत्तेफाक हुआ। अलीगढ़ से फ़ारिग तहसील होने के बाद हिंदुस्तान में मौजूद उर्दू, ख़ासकर उर्दू ज़बान में होने वाली अज़ादारी को वहाँ से अडॉप्ट करके पाकिस्तान की सरज़मीन, ख़ासकर पंजाब ख़िता पुठवार की सरज़मीन पे वो लेकर आए और ये सिलसिला अज़ा फिर आगे बढ़ता चला गया। पाकिस्तान बनने से पहले मलका विक्टोरिया की प्रिवी काउंसिल ने हमें इस अज़ा का, इस जुलूस अज़ा और इस मजलिस अज़ा का लाइसेंस जारी किया था और फिर वक्त गुज़रने के साथ साथ पाकिस्तान बनने के बाद भी हमें इस लाइसेंस का इजरा। इत्तेफाक ये है कि पहले ये जो जुलूस अज़ा था ये 13 मुहर्रम को मुनक्किद हुआ जाता था। पाकिस्तान बनने तक ये 13 मुहर्रम को ये जुलूस निकला करता था और उसके बाद पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद 13 मुहर्रम की जो आज़ादारी थी टेक्सला के मोमिनीन के पास ट्रांसफ़र कर दी गई। जो इस वक्त 13 मुहर्रम की जो आज़ादारी है जो टेक्सला में मुनक्किद होती है, वो रावलपिंडी चूरड़पाल से इस दिन को छोड़ दिया गया था ताकि टेक्सला के मोमिनीन को ये दिन दे दी। एक और इत्तेफाक की बात यह है कि रावलपिंडी का 11 मुहर्रम का जुलूस जब पहली दफ़ा सन 1947 में बरामद हुआ तो उस वक्त रावलपिंडी शहर में 10 मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस नहीं निकलता था। 10 मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस पहली मरतबा 1952 में रावलपिंडी शहर से बरामद हुआ, जो कि इमाम बारगाह कर्नल मकबूल हुसैन से पहली दफ़ा बरामद हुआ था। तो ये भी एक ऐसी इतला है आप लोगों के लिए कि रावलपिंडी का 10 मुहर्रम के जुलूस से कदीमी जुलूस है ये 11 मुहर्रम और 28 सफ़र चूरड़पाल का ये जुलूस। 7 मुहर्रम की आज़ादारी रावलपिंडी शहर की बहुत कदीम है, पाकिस्तान बनने से बहुत पहले की है, लेकिन 10 मुहर्रम का आगाज़ 1952 से हुआ। फिर चूड़ की आज़ादारी के हवाले से 11 मुहर्रम और 28 सफ़र के लाइसेंस का इजरा हुआ। 11 मुहर्रम मखसूस रख दिया गया आशूर के हवाले से और इस वक्त ये रावलपिंडी कैंट का सबसे बड़ा मरकज़ी जुलूस है 11 मुहर्रम का। और 28 सफ़र का जुलूस अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई मुबालगा नहीं होगा अगर हम ये कहें कि ये पाकिस्तान के चंद कदीम तरीन और सबसे ज़्यादा बड़े जुलूसों में इसका शुमार होता है। रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर बड़े जुलूस बरामद होना शुरू हो गए हैं, लेकिन रावलपिंडी का शुमार, ख़ासकर चूरड़पाल का शुमार पाकिस्तान के कदीम तरीन और बड़े जुलूसों में इसका शुमार किया जाता है। इस आज़ादारी को कायम करने के लिए बहुत सारी मुश्किलात दरपेश आईं। आज़ादारी कायम करने वालों की उन पाक रूहों को सलाम कि जिन्होंने ये मेहनत की और आज हमें ये चीज़ इस हालत में पहुंचाई है कि हम सिर्फ इसको अपनी जान और अपने वक्त का एक नजराना देकर हम इसको चला रहे हैं।
ہماری اس میں سچ وہ کوئی محنت نہیں لگی جو ہمارے اجداد ہمارے بزرگ جو اس محنت کر کے گئے ہیں، اور ان کی محنتوں کو اگر ہم کسی کتاب کی صورت میں اگر لکھنا چاہیں یا اگر کبھی اس پہ بات کرنا چاہیں تو شاید سالوں درکار ہوں گے کہ کتنی محنت کرنی پڑی، کیا کیا دشواریاں پیش آئیں۔ تاریخ راولپنڈی اس بات کی گواہ ہے کہ راولپنڈی اسپیشلی چوڑر پال نے بدترین فرقہ وارانہ واقعات سے بھی نمبر آزما ہونا پڑا، اور چوڑر پال کی انفارچونیٹلی ہسٹری میں یہ چیز ایک رہے گی کہ یہاں پہ کچھ فرقہ وارانہ معاملات ایسے ہوئے تھے کہ جس کے بعد عزاداری کو قائم رکھنا اور عزاداری کو چلانا انتہائی مشکل تھا۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں مومنین، سادات المومنین چوڑر پال، بالخصوص میرے دادا انور حسین شاہ کو، کہ جنہوں نے جمع مردی کے ساتھ ان چیزوں کا مقابلہ کرتے ہوئے نہ صرف عزاداری کو قائم رکھا بلکہ اس عزاداری کے فروغ میں اور اس عزاداری کو اور مزید آگے فروغ دینے میں اور اس کو بڑھانے میں انہوں نے اپنا کلیدی کردار۔ قاسمی صاحب، ایک سوال یہ کہ جو آپ یہ فرقہ وارانہ فسادات کی بات کر رہے ہیں، یہ کس دور کے بیچ میں ہوئے تھے اور یہ کس نوعیت کے تھے؟ یہ فرقہ وارانہ فسادات تک سال 1977-78 میں ہوئے تھے، اور ان کی نوعیت یہ تھی کہ اس علاقے میں بدترین فرقہ وارانہ تشدد اور معاملات ہوئے، جس کے بعد حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنر پنجاب کی جانب سے اس علاقے میں کرفیو کا بھی نفاذ کیا گیا۔ اور اب وقت گزر چکا ہے، میرا خیال ہے کہ اب ہم ان پرانی باتوں کو نہ ہی یاد کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال یہ اس کا ایک پہلو جو اہم ہے وہ یہی ہے کہ سادات المومنین چوڑر پال نے جمع مردی سے ان چیزوں کا نہ صرف مقابلہ کیا ہے بلکہ اپنے جان اور مال کے نذرانے دینے کے بعد آج اس عزاداری کو اسٹیج پہ پہنچایا ہے کہ آج ہم اور آپ اس پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی اہل سنت کی ہم آہنگی اہل تشیع کے ساتھ تھی اور آج بھی کیا موجود ہے؟ اہل سنت اور اہل تشیع ہم آہنگی اس علاقے میں کبھی بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ ہمیشہ سے اہل سنت ہمارے ساتھ، ہمارے شانہ بشانہ ان جلوس اضاء میں شریک ہوتے آئے ہیں۔ اس علاقے کی جو معروف قومیں ہیں ان میں ملک آوان قوم ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور کشمیری برادری کے لوگ بھی موجود ہیں۔ ان لوگوں نے ہمیشہ جلوس اضاء اور سادات المومنین کا یہاں پہ ہمیشہ ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے، اور کبھی کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ مقامی افراد کے درمیان میں پیش نہیں آیا۔ ہمیشہ جب بھی کوئی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، ناخوشگوار واقعات کے پیچھے کچھ ایسے افراد موجود ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مقامی طور پر کبھی بھی ایسی ہم آہنگی کے حوالے سے ہمیں کوئی مشکلات پیش نہیں ہے۔ بہت شکریہ قاسمی صاحب۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام عزاداری اور جلوس کے حوالے سے کافی انفارمیٹیو رہا ہوگا اور کافی سارے بھائیوں کی مسکنسیپشنز دور ہوئی ہوں گی اور ان کے کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔